दोस्तों, आज फिर से मेंस की फास्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज़ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं जागीरदारी प्रणाली और एकता प्रणाली के बीच में अंतर। दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जागीरदारी प्रणाली और एकता प्रणाली। जागीरदारी मुगलों के टाइम पे थी और एकता थी जो गुलाम वंश के टाइम पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो इसमें डिफरेंस देखना है। देखें, मुगल कालीन प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था थी जागीरदारी, लेकिन जो एकता प्रणाली थी वो दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व एवं सैन्य व्यवस्था थी, जो मुख्यतः इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। अब साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरशाही के रूप में मनसबदारी की नियुक्ति की जाती थी जागीरदारी प्रणाली में, लेकिन जो एकता प्रणाली थी उसमें केंद्रीय राजधानी को छोड़कर संपूर्ण राज्य में एकता में विभाजित कर दिए जा रहे थे। मनसबदार अपने मनसब का प्रशासनिक प्रमुख होता था, लेकिन एकता का प्रशासन इक्तदार द्वारा किया जाता था, ठीक है। और वैज्ञानिक रूप से नौकरशाही थे जो मनसबदार थे, ठीक है, लेकिन राजस्व इकट्ठा कर अधिशेष केंद्र को भेजना इक्तदारों का काम था। केंद्रीकृत व्यवस्था थी मनसबदारी, और जो इक्तदार थे वो भी केंद्रीकृत थे, ठीक है। फिर मनसबदार सिर्फ प्रशासनिक एवं सैन्य कार्य करते थे, लेकिन जो इक्तदार थे वो दोहरी प्रणाली में संलग्न थे, जैसे कि राजस्व का संग्रहण भी करते थे और सेना का निर्माण भी करते थे। मनसबदार का पहले वेतन निर्धारण, बाद में उस मूल्य की जागीर देना, इस तरीके से होता था, लेकिन जो वेतन निर्धारण मत से पहले एकता का आवंटन होता था इक्तदार में। राजस्व अधिशेष की संभावना नहीं होती थी मनसबदारी में, लेकिन राजस्व अधिशेष की संभावना इक्तदारी में होती थी, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ, ठीक है, ये बताना। तो सबसे पहले तो औरंगजेब की कुछ नीतियाँ थी ऐसी जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है, जैसे कि कट्टरवाद इस्लामी धर्म की नीति का पालन करता था वो, ठीक है। फिर शिया मुसलमानों पर अत्याचार किया गया औरंगजेब के द्वारा, उसकी जो दक्कन नीति थी वो भी असफल रही। फिर औरंगजेब की अविश्वास और संदेहशीलता का व्यवहार, ये भी मुख्य कारण बना। फिर विशाल साम्राज्य था उस टाइम पे, जैसे कि दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा के नियंत्रण के बाद बृहद साम्राज्य में केंद्रीकरण की जो नीति थी वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं बैठी। फिर आयोग अधिकारी हुए औरंगजेब के बाद, जो कि निर्बल और दुर्बल मतलब रहे, ऐसे ही विलासी रहे। और मनसबदारी प्रथा में विकेंद्रीकरण हुआ, जिससे कि दुर्बलता का विस्तार भी हो गया। फिर जागीरदारी संकट, जिससे राजस्व वसूली में कमी आ गई, आर्थिक संकट भी आ गया, और तो ये सारे रीजन थे। फिर देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एक आदर्शवादी शासक था जिसे वास्तविकता की जानकारी नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा सुर्खियों में बना रहता है ना, तो इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, एक आदर्शवादी शासक था लेकिन वास्तविकता की उसे जानकारी नहीं थी, ऐसे क्यों बोला है। तो मूलतः ये सुधारवादी शासक था। वह अपने साम्राज्य में अधिकतर सुधार जनता की लिए और साम्राज्य की रक्षा के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जितना अच्छा नियंत्रण करता था उतना ही क्रियान्वयन पक्ष में कमजोर भी था, ठीक है। क्या क्या रीज़न है देखते हैं। उसकी असफलता के कारण क्या रहे, देखो, अकाल के समय पे कर वृद्धि कर दी उसने, कर वसूली में कठोरता लाई ज़्यादा, है ना। फिर दुआ में जनता कर वृद्धि है तो तैयार नहीं थे। और फिर क्या, हिंदू अधिकारियों द्वारा कर वसूली में सुल्तान का सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ। ये सारे रीज़न थे। अब देख लेते हैं, जैसे 2 आप कर में वृद्धि हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तित कर दी उसने। 1326 से 27 मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बना दिया। अब देखो, पलायन इतनी जल्दी ईजी होता नहीं है ना, तो जनता पर इसका प्रभाव पड़ा होगा जब राजधानी उसने हस्तांतरित करी, तो है ना। देवगिरी के मौसम का प्रतिकूल होना, देवगिरी जो राजधानी बनाई थी वो भी मौसम सही नहीं था, और दौलताबाद से मंगोल आक्रमण रोकना भी संभव नहीं था। तो ये सारे रीजन हुआ है। फिर उसके बाद उसने सांकेतिक मुद्रा का चलन, मतलब नई मुद्रा चला दी, ठीक है, जो थी तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रचलन करा दिया। अब देखो, मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण का अभाव रहा। फिर जनता का पिछड़ापन और शिक्षा नहीं थी सही। फिर नकली सिक्कों की पहचान करने हेतु मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, तो इससे भी उसको हानि हुई। फिर कृषि विभाग का निर्माण कराया उसने, ठीक है। तो दीवानी को ही किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब कृषि भूमि कैसी थी, रेतीली थी, उसने विभाग तो बना दिए लेकिन कृषि
की जो भूमि वो भी तो अच्छी नहीं है ना। कृषि निवेश में निवेश कम था कृषि में, जिससे अच्छी उपज नहीं हो पाई और अधिकारियों ने कार्य भी छोड़ दिया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो इससे आप विभाग भी बना दे तो भी कृषि में उतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। फिर खुरासान विजय अभियान। अब ये क्या था, खुरासान एक जगह है जिस पर नियंत्रण हेतु 4,70,000 सेना का निर्माण किया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर 1 वर्ष का वेतन उनको पहले ही से दे दिया है ना, इतना कर दिया उसने, इतना ज़्यादा खर्चा करता था। फिर कराचल अभियान। कराचल अभियान क्या था, कराचल हुमायूं पहाड़ियों पर अवस्थित था। ठीक है, जिस कारण से पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने में सेना को प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था। अंततः सेना पराजित हो गई और कोई मतलब नहीं निकला, मतलब उसको हानि ही हानि हुई है। तो उसने अच्छे डिसीजंस लिए लेकिन उसको फ़ायदा नहीं मिल पाया, कभी योजना सफल नहीं हुई, कभी वहाँ पे ऐसा वातावरण नहीं बन पाया है, कभी मौसम, ये सारी चीज़ें थी। तो जिस वजह से वो आदर्शवादी नेता तो था, आदर्शवादी शासक था, लेकिन वास्तविकता की जानकारी के अभाव के चक्कर में उस अपनी योजना को सफल नहीं कर पाया। तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ये मेरी तीसरी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? अगर रियली बेनिफिशियल है देन प्लीज़ यार सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।